Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed, one of the IELTS and PT instructor at Edify group of companies. आज की वीडियो में हम fill in the blanks रीडिंग और राइटिंग वाले क्वेश्चन टाइप को डिटेल में देखेंगे. मैं आपको हेल्प करूँगा उसको सॉल्व करने में. हम कुछ प्रॉम्प्ट्स देखेंगे. I'll give you the reasoning कि किस तरह से हम गिवन ऑप्शंस में से एक पर्टिकुलर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और हम किस तरह से माइनस कर सकते हैं गलत आंसर्स को एंड वी कैन रीच टू द वन आंसर्स विच इज़ एन अप्रोप्रिएट वन. दूसरा मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने कॉन्सेप्ट को समझना होता है और पूरे जो प्रॉम्प्ट का डिस्कशन का जो एक मुद्दा है, जो पॉइंट है, उसको मद्देनज़र रखना होता है और उसके साथ साथ आपने मूव करना होता है. ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ उस ब्लैंक से पहले वाला पोर्शन सिर्फ पढ़ना है और वो करने से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. लेकिन उस पे मूव करने से पहले और उस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये ब्रेक डाउन दिखाना चाहता था जिसके अंदर मेंशन है कि फिल इन द ब्लैंक जो रीडिंग राइटिंग है उसमें हमारे पास 5 to 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और 22 मार्क्स ये ऑलमोस्ट आपके रीडिंग में ऐड करेगा और 22 मार्क्स आपके ये राइटिंग में ऐड करेगा. सो इट हैज़ ये अप्रॉक्सीमेटली इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज वी आर नॉट श्योर कितने क्वेश्चन टाइप्स आ सकते हैं. सम वर्ड चेंज होता रहता है क्योंकि पीटी का जो AI presented test, AI checked test है, so AI based test है. We are not sure about the specific pattern all the time क्योंकि it keeps on shuffling. लेकिन on average this question is adding a significant amount of marks in your reading and writing. और अगर आप ऐसे कैंडिडेट हो जो कि राइटिंग से भागते हो तो उसका एक ही तरीका है कि आप रीडिंग और राइटिंग वाली फिल इन द ब्लैंक्स बहुत अच्छे से सॉल्व करो ताकि आपकी राइटिंग के जो मार्क्स जो भी कटें राइटिंग सेक्शन में से, समरी में से और ऐसे में से, वो आप यहाँ से निकाल सको. Right? So first of all the 5 types of questions that you will see on the exam in the reading section, this fill in the blank question type is really important. Without further ado, let's move on towards our first prompt for today. Okay. पहली चीज़, जब भी आपने प्रॉम्प्ट पढ़ना है पहले उसको शुरू से लेकर एंड तक एक दफ़ा गो थ्रू करें और उसमें ये देखें कि वो प्रॉम्प्ट आखिर किस बारे में दिया गया है. अभी आई वुड सजेस्ट कि यू पॉज द वीडियो हेयर और इसको आप पूरे को एक दफ़ा गो थ्रू करें और उसके बाद ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें. इसको अटैम्प्ट ऐसे करना है आपने कि आपके पास 5 ब्लैंक्स हैं और 5 ही नीचे आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं. हर ऑप्शन के आगे फर्दर 4 आपको कैटेगरीज मिल रही हैं. तो पहली ब्लैंक में बायोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी या हिस्ट्री में से कोई एक वर्ड आ सकता है. दूसरी ब्लैंक के अंदर यूनिवर्स, यूनिवर्सल, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड, इनमें से कोई एक वर्ड आ सकता है. राइट? इसी तरह से आपने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का भी करना है. सो पॉज द वीडियो एंड रीड दिस एंड सॉल्व दिस ऑन योर ओन. Now I hope you did that. Now let me help you with this. First of all, let's just read it out from the beginning to the end. To learn the speech of alchemy, an early form of chemistry in which people attempted to turn metals into gold, it helps to think back to a time when there was no dash, no atomic number or weight, no periodic charts, no list of elements to the alchemists. Was not made of leptons, bosons, gluons, and quarks. Instead, it was made of substances. With one substance, say walnut oil, could be just as another, say silver. Even though modern would say one is heterogeneous and the other is homogeneous. Without knowledge of atomic structure, how would it be dashed to tell elements from compounds? Right? पहली दफ़ा ऐसे पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि now we know that this whole prompt is about alchemy and chemistry और वो थोड़ा सा metals को जो है वो आपस में डिटेक्ट करने और उस हवाले से बात कर रहे हैं, उसको रेफर किया जा रहा है. ठीक है, चलो. Now let's start from this beginning. To learn the speech of alchemy, an early form of chemistry in which people attempted to turn metals into gold, it helps to think back to a time when there was no dash. Now, there was no biology, there was no science, there was no technology, or there was no history. Which is the most appropriate answer for this blank? अब चूँकि बात केमिस्ट्री की हो रही है और उससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक एक साइंस मेंशन नहीं की गई, जैसे बायोलॉजी मेंशन है, हिस्ट्री मेंशन है, टेक मेंशन है और एक ओवरऑल जर्नल साइंस की बात की गई है.
अब चूँकि हम साइंस में स्पेसिफिकली हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं विच इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट टू हिस्ट्री एट ऑल, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई कैन डू इज़ माइनस हिस्ट्री फ्रॉम दिस, तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस कम रह जाएंगे क्योंकि हिस्ट्री तो आ नहीं सकता इसके अंदर बिल्कुल भी। अब हमारे पास 3 ऑप्शन रह गए हैं, बायो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगेन playing with metals and playing with these substances is a part of a chemistry thing. It has not a lot of things to do with bio or per se as technology. Now science is a generic term here which will cover chemistry obviously, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी इस तरह से सेलेक्ट करना पड़े तो आपने क्या करना है कि अब यहाँ पर आपने एक जेनेरिक टर्म यूज़ कर सेलेक्ट करनी है जो कि केमिस्ट्री को कवर करे। So out of all of 3 options that we are left with, science is the most appropriate one which will contain chemistry in itself. तो हम यहाँ पर साइंस सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप एक दफ़ा उसको पढ़कर भी देख सकते हो। इट हेल्प्स टू थिंक बैक टू अ टाइम व्हेन देयर वाज नो साइंस, ठीक है। तो वो थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड से रिलेटेड बात कर रहे हैं। Next, no atomic number or weight, no periodic chart, no lists of elements to the alchemists. The dash was not made of. Now, अब वो ऐसे एरा की बात कर रहे हैं जब हमें इन एलिमेंट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी और हमारी जो अर्थ है सॉर्ट ऑफ वो इन चीज़ों से हमें पता नहीं था कि वो इन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। तो हमने कोई ऐसा वर्ड सेलेक्ट करना है जो हमें ये बताए कि जो हम जहाँ हमारी जो नॉलेज थी दैट वाज नॉट पर से अप्रोप्रिएट टूवर्ड्स दैट थिंग दैट वी आर लिविंग इनटू। सो यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्स, यूनिवर्सल, वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड का ऑप्शन है। नाउ बिकॉज वी आर रीडिंग अ प्रॉम्प्ट विच इज़ स्ट्रिक्टली साइंटिफिक और वो उसमें भी स्पेसिफिकली हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, सो वी वांट टू सेलेक्ट अ टर्म विच इज़ again used in the scientific world when it comes to refer to our universe, and so that's why instead of going for world we would prefer to have a universe here. यूनिवर्सल और वर्ल्ड वाइड दोनों जो हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है, वो कोनोटेशन भी ख़राब कर रहे हैं यहाँ पर। कोनोटेशन का मतलब ऐसा वर्ड जो आप पुट करो और वो सेंस ना बनाए, सो दैट मीन्स कि उसकी कोनोटेशन ख़राब है एंड यू वुड नेवर गो फॉर दैट वन। सो यू कैन स्किप हेयर यूनिवर्सल एंड वर्ल्ड वाइड, यू वुड रिमेन विद टू वर्ल्ड और यूनिवर्स, एंड इफ यू जस्ट रीड इट एंड पुटिंग बोथ ऑफ दोज वर्ड्स, नो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स टू द अल्केमिस्ट, द universe was not made of, and if we say the world was not made of, so again both sounds perfect, connotation itni kharab nahi ja rahi, but we would go for the universe here because we need to sound more academic here. Instead it was made of substances, and one substance, say walnut oil, could be just as dash as another, say silver, even though the modern dash would say okay. अब वो कंपैरिजन कर रहा है दो एलिमेंट्स का, लाइक वॉलनट ऑयल और दूसरा हमारे पास सिल्वर। जब हमारे पास इन चीज़ों की नॉलेज नहीं थी तो हम इनमें डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो दोनों हमारे लिए उतने ही वैल्यूएबल थे जितना कोई और एलिमेंट हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन दीज एलिमेंट्स। सो अगर हम यहाँ पर ऑल नहीं लगा सकते, हम यहाँ पर कंप्लीटेड का वर्ड यूज़ नहीं कर सकते अगेन बिकॉज obviously connotation भी ख़राब हो रहा है और आपका grammatical structure भी ख़राब हो रहा है। So walnut oil could be just as completed as another say silver, because यहाँ पर elements के completion की बात नहीं हो रही, उनकी quality की sort of बात हो रही है। तो यहाँ पर जो सबसे appropriate word है वो pure आएगा, क्योंकि हमें जब उनमें फ़र्क नहीं पता तो हम हर एक एलिमेंट को प्योर कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हम बिल्कुल हमें उसमें कोई डिस्टिंक्शन जो है वो मालूम नहीं है। सो प्योर would be a very appropriate word here. So it was just as pure as another, say silver, even though modern dash would say one is heterogeneous and the other is. Achha, for the fourth fill in the blank, now modern medicine has nothing to do with this prompt, minus kar do usko. Law has nothing to do with this prompt, so you can minus that. Now let's say scientists and affidavit. Affidavit is a written document, or जिसे हम stamp paper बोलते हैं, sort of that document. So उसका भी यहाँ पर से कोई ताल्लुक नहीं है. So only word we are left with is the scientists. So इस तरह की blanks थोड़ी easier होती हैं जिसमें आप तीनों answers easily minus कर सकते हो, और जो एक पीछे बच जाता है वही आपका correct answer होता है. Now, scientists would say one is heterogeneous and the other is homogeneous without knowledge of atomic structures. How would it be dash to tell elements from compounds? Now,
अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक तो पॉसिबल अच्छा साउंड भी कर रहा है, और दूसरा आपके पास इसमें जो है नेसेसरी इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज वी आर पोजिंग अ क्वेश्चन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेदर इट शुड बी डन और नॉट. तो एक नेसेसरी इज़ लाइक एम्फेसाइजिंग टोन देता है. हाउ वुड इट बी नेसेसरी टू टेल एलिमेंट्स फ्रॉम कंपाउंड? सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर आस्किंग क्वेश्चन कि वुड इट बी पॉसिबल टू टेल एलिमेंट्स फ्रॉम द कंपाउंड. ठीक है, और वैसे भी यहाँ पर एक पॉसिबल वर्ड ही आना अप्रोप्रिएट होगा. इम्पॉसिबल इज़ नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस हेयर बिकॉज दैट्स a word. It would be impossible to tell elements from compound. Passage 2, let's read this and repeat the same thing. इसको एक दफ़ा पढ़ लें और पॉज करके और गेस करें कि इसमें क्या आता है, and then see what the correct answers are. Okay, the last verse may have been leaving the valley for the kings on the west bank in Luxor, but the area in front of the tomb remained far from deserted. Instead of dash usually descending on the area in the evening, it was a hive of activity. अच्छा, instead of dash and it was the hive of activity. यहाँ पर जो ये लाइन है hive of activity, ये सजेस्ट कर रही है कि जो हमारे ब्लैंक में वर्ड आना है वो इसके ऑपोजिट आना है. मतलब अगर ज़्यादा एक्टिविटी थी तो वी नीड टू फाइंड एन आंसर विच रिप्रेजेंट्स अ वर्ड जो कि इसके ऑपोजिट है. अब हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं: ट्रैंक्विलिटी, काइंडनेस, ब्यूटी एंड पीस. ब्यूटी और काइंडनेस, आप ये 2 ऑप्शन इसमें से रिमूव कर सकते हो क्योंकि दोनों ही अप्रोप्रिएट नहीं हैं इस सिचुएशन के लिए. हमने हसल और बसल सॉर्ट ऑफ इस चीज़ का हमने ऑपोजिट वर्ड डिसाइड करना है. तो यहाँ वो पीस की सेंस में आएगा, यहाँ वो ट्रैंक्विलिटी की सेंस में आएगा. पीस और ट्रैंक्विलिटी जो हैं वो आपस में बहुत 2 मिलते जुलते वर्ड हैं, लेकिन थोड़ा सा स्टेट का डिफरेंस है. पीस बेसिकली हम ऐसी स्टेट को रेफ़र करते हैं विच रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ हार्मनी, और जब आप सुलह सफाई करवाते हैं बिटवीन the conflict, that sort of situation is what peace refers to. Tranquility on the other hand refers to the state of calmness. तो जो उस एरिया के ऊपर, उस जो जगह के ऊपर जो एक हाइव का जो ऑपोजिट आएगा, तो ट्रांक्विलिटी जो है वो इसके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है. तो यहाँ पर हम ट्रांक्विलिटी सेलेक्ट करेंगे. Moving on, TV crews trailed masses of equipment, journalists, mild, and photographers held their cameras at ready. The reason, for the first time since Howard Carter dashed to the tomb in 1922. Now, since the Howard now discovered, founded, showed, invented. तो फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स, जिस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं या फिर जगह होती हैं, उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हम डिस्कवर्ड का वर्ड यूज़ करते हैं. इट कैन नॉट बी फाउंडेड, इट कैन नॉट बी इन्वेंटेड, बट इट कैन बी डिस्कवर्ड. चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होती हैं, हम सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें तलाश करते हैं. हम कोई भी चीज़ खुद से बना नहीं सकते, इन्वेंट नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, राइट. सो द ओनली अप्रोप्रिएट वर्ड हियर वुड बी डिस्कवर्ड. और एक और चीज़ इसमें नोटिस करो कि अक्सर आपको जो टिप्स ट्रिक्स बताई जाती हैं ऑन डिफरेंट वीडियोस एंड ऑन डिफरेंट ब्लॉग्स, वो ये होता है कि आपने सेंटेंसेस का ख्याल रखना है. लेकिन ज़्यादातर आपको हमेशा ये होता है कि अब जिस तरह वर्ड इसमें देखो, सेकंड ब्लैंक में डिस्कवर्ड भी है, फाउंडेड भी है, शोड भी है, तो हर चीज़ के आगे ईडी लग रहा है. तो अगर आपने कुछ इस तरह के रूल्स याद किए हैं कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आनी है, सेकंड फॉर्म आनी है, तो उसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि सारे ऑप्शन जो हैं वो एक जैसे मिलते जुलते होंगे. तो बेहतर ये है कि आप उस पूरे प्रॉम्प्ट को समझने की कोशिश करो और अपनी थोड़ी सी बेसिक जो जनरल नॉलेज है उसका भी इस्तेमाल करो ड्यूरिंग सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. नाउ मूविंग ऑन टू द last, it's also a little bit confusing. Last kya hai, the body was then placed on a wooden stretcher and dashed to its new home, a high-tech climate controlled plexiglass showcase located. अब हमारे पास, हमें पता है कि ये मूव की सेंस आनी है यहाँ पर क्योंकि उसको स्ट्रेचर पर लटाकर एक जगह से दूसरी जगह मूव किया गया है. अब हम लेकिन यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट वर्ड होता है when we are like you cannot use the word convey is for the messages and convey is for the messages and you cannot actually commute something. commute जो है वो fixed travel को represent करता है. when you move from one place to another, like when you go from your home to your work or your school, वो जो fixed एक distance है उसके लिए हम commute का word use करते हैं. however transport का word किसी भी किस्म की movement के लिए यूज़ हो सकता है. तो यहाँ पर जो सबसे appropriate word है वो transported आएगा. so the correct answer is
tranquility, discovered and transported. Okay, moving on to the final passage. ये तीसरे passage पे भी again apply the same rule. इसको pause करें, इसको solve करें और फिर दोबारा से वीडियो को प्ले करके इसके correct answers देखें. Okay, ये थोड़ी सा लंबा prompt है और इसके अंदर हमारे पास 6 blanks हैं. Let's start from the first one. Life expectancy at birth is one of the most widely used and internationally recognized indicators of population health. It focuses on the length of life dash than its quality. अब यहाँ पर कंपैरिजन आ रहा है कि वो उसकी क्वालिटी को उसकी लेंथ के साथ कंपेयर कर रहा है और ऑप्शंस में हमारे पास रादर, अदर, मोर और लेस के वर्ड्स हैं. और जब भी हम कंपैरिजन के लिए कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट वर्ड होता है वो रादर का वर्ड होता है. इट फोकसेस ऑन द लेंथ ऑफ द लाइफ रादर दैन इट्स क्वालिटी. ठीक है, तो उसकी क्वालिटी की बजाय वो उसकी जो लेंथ है उम्र की उसके ऊपर फोकस कर रहा है. तो जब भी आपको कंपैरिजन के लिए और कंपैरिजन में भी फिर उस कंपैरिजन के ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा हो तब हम मतलब हम किसी एक चीज़ को तरजीह तो दे रहे हैं दूसरी चीज़ के ऊपर लेकिन हम उसके ऊपर एम्फसाइज भी कर रहे हैं. तो रादर इज़ द मोर स्ट्रॉन्गर वर्ड दैट वी विल यूज़ हेयर. नेक्स्ट, उसके ड्यूरिंग द डेकेड 1999 to 2009 life expectancy at birth improved for both sexes. A girl born in 2009 could expect to reach 83.9 years of age dash a boy could expect to live to 79. अब अगेन हम यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड यूज़ करना चाह रहे हैं जो कि जब इस तरह का मीनिंग दे कि गर्ल्स का जो एक्सपेक्टेंसी रेट था वो इतना था जबकि बॉयज़ का इतना था. सो वाइल इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड अमंग ऑल द ऑप्शंस दैट वी हैव बिलो. तो आपके पास यहाँ पर वाइल का ऑप्शन आ जाएगा. थर्ड इज़ ओवर द डेकेड बॉयज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज डैश मोर देन गर्ल्स. अब स्लाइटली है, मार्जिनली है, सिग्निफिकेंटली है और ट्रेमेंडसली है हमारे पास. अब चूँकि जो चेंज आया वो बहुत ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, 83.9 और 79 के दरमियान कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है और ऊपर वो सजेस्ट भी यही कर रहे हैं कि ओवर द डेकेड, सो 10 साल में कोई ज़्यादा फ़र्क इतना आया भी नहीं है. तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट के मुताबिक जो सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड होगा वो हमारे पास स्लाइटली का होगा. राइट, मार्जिनली इज़ लाइक सॉर्ट ऑफ अगेन कंपैरेटिव थिंग. हम यहाँ पर स्लाइटली का जिक्र यूज़ करेंगे क्योंकि उसका मामूली सा चेंज आ रहा है. Next is the blank number 4. An exhibit that brings together the first dash landscapes painted by French impressionist. अब हम क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं ओवर द ईयर्स और डेकेड्स और सेंचुरीज़ की बात हो रही है तो यहाँ पर फर्स्ट का वर्ड आया है. हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, एज, डेट, टाइम एंड ईयर्स. सो ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईयर्स एंड डेकेड्स सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वुड बी अ ईयर. अगेन ये बात मैंने शुरू में ही एम्फेसाइज़ की थी कि जब रीडिंग करनी है फिल इन द ब्लैंक लिस्टिंग और ये रीडिंग और राइटिंग, इसमें आपने सिर्फ उस ब्लैंक को नहीं देखना बल्कि आपने याद रखना है कि पूरे पैसेज में क्या हो रहा है और प्रॉम्प्ट जो है वो किस चीज़ को केटर कर रहा है. एंड यू नीड टू select all the answers according to that passage. So year would be a very appropriate word here. The fifth fill in the blank, the gallery in Ottawa worked with the National Gallery of London and Philadelphia Museum of Art to dash together the collection of 60 and dash from the 55. Now here it's a little bit tricky. अब चूँकि वो सारी जो ये एग्जिबिशन है सॉर्ट ऑफ उसको एक साथ जमा कर रहे हैं और यहाँ पर नंबर्स की बात हो रही है कि 60 पेंटिंग्स उसकी और 45. सो व्हाट वी रियली नीड टू कंसिडर हेयर इज़ दोनों का जो आंसर है वो एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है 5 और 6 का. अब वो क्या कर रहे हैं कि वो पेंटिंग्स को एक साथ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं. सो व्हाट वर्ड दैट वी अप्रोप्रिएट यूज़ फॉर दिस इज़ पुट टुगेदर. राइट, दैट्स द मोस्ट फिट वर्ड हेयर. पुश टुगेदर नहीं आ सकता, पोर टुगेदर, पोर होता है डालना, सो पुट टुगेदर एक साथ वो सारी एग्जिबिशन को लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं. और नेक्स्ट वर्ड में चूँकि हमारे यहाँ पे सारे कलेक्शंस की बात हो रही है और तो यहाँ पर जो वर्ड है वो क्रिएशन का नहीं आ सकता, वो पेंट्स का नहीं आ सकता. पेंटिंग्स वुड बी द मोस्ट बेस्ट, you can say, suitable answer for this blank. So overall the answers would be rather, while, slightly, year, put and paintings. Now I hope doing the fill in the blanks like these would be helpful for you. Thank you so much for watching the video. If you have any question regarding PTE or IELTS preparation, you can reach out to us and we would really like to help you with that. Thank you so much. Allah Hafiz.